हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर 22। हमारा इसमें पहला टॉपिक है घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री, या फिर हम इसको आर्थिक सीमा भी कहते हैं। जो घरेलू सीमा होता है, घरेलू सीमा के बारे में तो हम यही जानते हैं कि जो हमारे देश का जो राजनीतिक सीमाएं हैं, राजनीतिक भूभाग है, वही हमारा घरेलू सीमा है। जैसे कि जैसे सीमा है पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा है, तो भारत की सीमा के अंदर जो उसका क्षेत्र है वो भारत का भूभाग है, भारत का राजनीतिक सीमा है। तो ये जो है हम इससे यही समझते हैं वो घरेलू सीमा से। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो है इसका जो डेफिनेशन होता है, व्याख्या होता है, वो कुछ और ही हो जाता है, मतलब बहुत अलग होता है घरेलू सीमा का। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टि में घरेलू सीमा ये होता है कि किसी देश के राजनीतिक भूभाग में उसके समुद्री सीमा को भी शामिल किया जाता है। जैसे कि भारत का हिंद महासागर के क्षेत्र में उसका जगह, तो ऐसे जगह जो है भारत का घरेलू सीमा है, जो कि भारत का है। और भारत का कोई निवासी किसी दूसरे जगह पे जलयानों और जल पोतों में जो है काम कर रहा है, तो वो भी भारत का घरेलू सीमा है। जो है जो विदेशों में कई जगह भारत के दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, जो है ये दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, ये सब जो है होते हैं, तो वो भारत का घरेलू सीमा होता है। जैसे कि अमेरिका में भारत का जो है दूतावास है, सैनिक प्रतिष्ठान है, तो उसमें जो भारत का दूतावास है वो उस पर जो है अमेरिका के देश में होते हुए अमेरिका को उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो जो है भारत का घरेलू सीमा है, उस पर भारत का अधिकार है, जबकि वो अमेरिका में ही स्थित है उसका दूतावास, लेकिन उस पर भारत का अधिकार है। तो वो जो है भारत का घरेलू सीमा हो गया। तो घरेलू सीमा का अर्थ यही होता है। तो घरेलू सीमा जो होता है, घरेलू सीमा मतलब घरेलू सीमा के अंदर जो है भारत के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर जो है जो आय अर्जित की जाती है, जो कारक आय अर्जित किया जाता है, उसी को हम घरेलू सीमा कहते हैं। तो वो भारत का घरेलू आय होता है, जो कि भारत के घरेलू सीमा के अंदर जो है लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो जो है आय की अवधारणाएं की बात करें तो आय की अवधारणाएं कई हैं। जैसे कि अगर आय की अवधारणा का प्रयोग जो है जब घरेलू स्तर पर किया जाता है तो उसको हम घरेलू आय कहते हैं, और जब आय की अवधारणा का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तो हम उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन जो घरेलू आय की बात करें तो भारत के घरेलू सीमा के अंदर जो आय अर्जित की जाती है उसको हम घरेलू आय कहते हैं, घरेलू कारक आय कहते हैं। एंड जब देश के निवासियों के द्वारा जो कारक आय अर्जित की जाती है, जब देश के निवासी जो है कारक आय में जो योगदान देते हैं, कारक आय जो प्राप्त करते हैं, उसके योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय का कंसेप्ट है। एंड इनमें हम अंतर की बात करें घरेलू सीमा में और राष्ट्रीय सीमा में, घरेलू आय में और राष्ट्रीय आय में अंतर की बात करें तो जो घरेलू आय होता है, घरेलू आय में ये होता है कि जो घरेलू सीमा के अंदर जो कारक आय अर्जित की जाती है उसको घरेलू आय इसमें शामिल होता है। एंड राष्ट्रीय आय में भी राष्ट्रीय स्तर पर जो आय अर्जित की जाती है निवासियों द्वारा, वो इसमें शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। तो घरेलू सीमा में जो है जो गैर निवासी होते हैं भारत के, जो कि भारत में निवास नहीं कर रहे होते हैं, तो गैर निवासियों के द्वारा भारत के घरेलू सीमाओं के अंदर जो आय अर्जित की जाती है वो जो है घरेलू आय में शामिल होता है। भले वो व्यक्ति जो है भारत में निवास नहीं कर रहा है, लेकिन वो भारत की घरेलू सीमा में आय अर्जित कर रहा है, तो वो जो है भारत का घरेलू आय हो गया। लेकिन राष्ट्रीय आय में जो गैर निवासी होते हैं, गैर निवासियों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ इसमें जो है निवासियों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है, देश के निवासियों के द्वारा, वही इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। एंड एक अंतर और बात करें घरेलू आय में, तो घरेलू आय में इसमें जैसे कि अगर इसमें जो है शेष विश्व मतलब कि दूसरे देशों के साथ अगर आय अर्जित की जाती है भारत की घरेलू सीमा को छोड़कर, तो उससे जो कारक आय अर्जित की जाएगी वो जो है घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। और जबकि राष्ट्रीय आय में इसका उल्टा होता है। राष्ट्रीय आय में जो
राष्ट्रीय आय में देश के जो है मतलब शेष विषयों के साथ, मतलब देश के निवासियों के द्वारा दूसरे देश में जो है जो आय अर्जित की जाती है उसको भी कर राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ये जो है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में कुछ अंतर था जिसके बारे में हमने समझा। लेकिन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साधन लागत और राष्ट्रीय आय, साधन लागत और बाजार मूल्य में अंतर। तो साधन लागत और बाजार मूल्य में अंतर के बारे में हम समझेंगे। तो साधन लागत और बाजार मूल्य में अंतर की बात करें तो इसमें साधन लागत का मतलब होता है जिस वस्तु को बनाने में जो लागत लगी हो वो उसमें शामिल होता है। वस्तु के बनाने की जो खर्च होती है वो जो है साधन लागत में शामिल होता है। एंड जो बाजार मूल्य होता है, वस्तु को बाजार में जिस मूल्य पर बेचा जाता है वही उसका बाजार मूल्य होता है। तो ये जो है साधन लागत और बाजार मूल्य में जो है बाजार मूल्य इसी को कहते हैं। एंड और जो है साधन लागत जो होता है, साधन लागत में जो निवल अप्रत्यक्ष कर होता है वो शामिल नहीं होता है। निवल अप्रत्यक्ष कर में निवल अप्रत्यक्ष कर जो होता है इसमें अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा दिया जाता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, जो सरकार के द्वारा सब्सिडियाँ दी जाती हैं, सब्सिडी को घटाकर जो है निवल अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है। तो निवल अप्रत्यक्ष कर जो है इसमें जो है साधन लागत में शामिल नहीं होता है। तो जबकि जो है इसको बाजार मूल्य में शामिल किया जाता है। तो निवल अप्रत्यक्ष कर बाजार मूल्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है बाजार मूल्य बराबर साधन लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। तो जो साधन लागत होता है, साधन लागत में जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने की जो लागत होती है वो शामिल होती है। जैसे कि वस्तुओं को उत्पादन करने का में क्या क्या शामिल होता है, श्रम शामिल होता है, पूंजी शामिल होती है, कच्चा माल शामिल होता है, एंड जो है अन्य खर्च लगती हैं उसको बनाने में, वो सब शामिल होता है साधन लागत में। जबकि बाजार मूल्य में जो है बाजार मूल्य में लागत भी शामिल होता है, जो उसमें बनाने में जो लागत लगी है, और प्लस लाभ को भी जोड़ा जाता है, जीएसटी को भी जोड़ा जाता है। लाभ, कोई भी जो है उत्पादक किसी चीज़ का उत्पादन करता है तो वो उस पर अपना लाभ को जोड़ता है। तो वो जो होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 5 रुपये प्रति जो है कप चाय मिलती है तो इसमें जो है चाय बनाया जाता है, तो इसमें जो है साधन लागत शामिल होती है। ये जो है साधन लागत है, 5 रुपये प्रति कप जो है साधन लागत इसमें शामिल है। जबकि जो है बाजार मूल्य की बात है तो बाजार मूल्य में जो उसी का मूल्य जो 10 रुपये प्रति कप हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है जीएसटी, लाभ, बनाने की लागत सब शामिल है। तो इस वजह से जो है जो बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य में लागत, लाभ, जीएसटी, कर, ब्रांड और जो ब्रांडेड वस्तुएं होती है, ब्रांडेड वस्तुओं पर जो है अधिक जो है बाजार मूल्य, उन पर अधिक बाजार मूल्य लगता है। तो इस वजह से जो है साधन लागत और बाजार मूल्य में जो है बहुत अंतर होता है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सकल मूल्य और निवल मूल्य। सकल मूल्य और निवल मूल्य की जो अवधारणा होती है, इनमें जो है सिर्फ मूल्य ह्रास का अंतर होता है। इनमें जो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता, सिर्फ मूल्य ह्रास का जो है इनमें अंतर पाया जाता है। तो जो साधन लागत और जो सकल मूल्य और निवल मूल्य है, सकल मूल्य जो होता है यह किसी भी जो उत्पाद होता है या कोई सेवा हो गई, इन पर जो है जो उपभोक्ता होता है, जैसे कि हम उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता से लिए गए जो है मूल्य से होता है। तो उपभोक्ता को जो मूल्य चुकानी होती है किसी भी उत्पादन, किसी भी सेवा के बदले, किसी भी वस्तु के बदले जो उसको मूल्य चुकानी पड़ती है, उसी को जो है हम सकल मूल्य कहते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के कर, शुल्क और जो लागतें होती हैं वो लगती हैं, और लाभ को भी जोड़ा जाता है। तो इसके जो है घटक की बात करें तो इसमें जो है उत्पादन लागत, लाभांश, कर, शुल्क सब जोड़ा जाता है। तो ये जो है जो सकल मूल्य होता है उपभोक्ता से ली जाने वाली जो है एक अंतिम राशि होती है, जो कि उसको वस्तु और सेवा के बदले चुकानी पड़ती है। जबकि निवल मूल्य जो होता है, निवल मूल्य जो है किसी भी उत्पाद या किसी भी सेवा के जो है लागत और लाभांश के बाद जो है बचती है। मतलब इसमें जो है जीएसटी को नहीं जोड़ा जाता है, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार के शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है जो उस पर लगाया जाता है। तो इसमें जो है जो निवल मूल्य होता है, निवल मूल्य में जो है
जैसे कि जैसे कि हम मोटरसाइकिल की कीमत की बात करें तो मोटरसाइकिल की जो मूल कीमत है वो 1 लाख रुपए है। तो उस 1 लाख रुपए में उसको निर्माण करने की लागत और उसका लाभ शामिल है। तो ये उसका जो सकल मूल्य है, 1 लाख रुपए उसका सकल मूल्य है। और जबकि निवल मूल्य की बात, सॉरी, 1 रुपये जो है, 1 लाख रुपए जो है उसका जो है निवल मूल्य है। निवल मूल्य में जो है किसी प्रकार की जीएसटी नहीं शामिल होती है। तो इसमें बस उसके निर्माण करने की लागत और उसका जो है लाभ शामिल है। उसमें जो किसी प्रकार का टैक्स नहीं शामिल है। जबकि जो है सकल मूल्य की जो अवधारणा होती है, सकल मूल्य में जो है अभी उसी का मूल्य जो है उसी मोटरसाइकिल का मूल्य 1,18,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो जीएसटी लगा देने से उसका मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा और वो जो है उसकी कीमत में जैसे उस पर जो 18% का टैक्स लगा गया, निर्माण करने की मतलब निर्माण की जो लागत लगी है वो, और उस पर लाभ जोड़ा गया है और प्लस टैक्स। तो टैक्स जो है, टैक्स के 18% टैक्स लगा है, तो उसी का मूल्य 1,18,000 रुपये उसी मोटरसाइकिल का हो गया। तो ये जो है सकल मूल्य और निवल मूल्य में जो है किसी प्रकार का जो टैक्स नहीं लगा रहता है। तो ये जो निवल मूल्य और सकल मूल्य के में अंतर है। एंड जो है इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे कि निवल मूल्य बराबर जो है सकल मूल्य माइनस मूल्य ह्रास। तो निवल मूल्य में से निवल मूल्य जो होता है, निवल मूल्य में जो है किसी प्रकार का मूल्य ह्रास, मतलब किसी प्रकार का टैक्स नहीं शामिल किया जाता है। एंड नेक्स्ट है जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी की बात करें तो इसको हम ग्रोस मैट्रिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो जीडीपी जो एमपी है, जीडीपी-एमपी किसी भी देश की वस्तु और सेवा का उत्पादन जो है उसकी जब घरेलू सीमा के अंदर होता है और जो है उसके निवासियों द्वारा जो है उत्पादित अंतिम और सेवाओं का जो है जो बाजार मूल्य होता है, उसी को जो है हम जीडीपी-एमपी कहते हैं। तो जो देश के निवासियों की तरफ उसके घरेलू सीमा के अंदर जो वस्तु सेवाओं पर जो है जो बाजार मूल्य होता है, उसी को जो हम जीडीपी-एमपी कहते हैं। तो जीडीपी जो एमपी होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है इसमें जो है टैक्स और सब्सिडी जो है इसमें सब शामिल होते हैं। तो जीडीपी जो एमपी होता है, यह जो है इसमें जो है किसी भी इसमें जो अंतिम वस्तु और सेवाओं को जो शामिल किया जाता है जीडीपी-एमपी में, और यह एक वर्ष में उत्पादित जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो जीडीपी-एमपी में शामिल किया जाता है। एंड इसमें घरेलू सीमा के अंदर निवासी और गैर निवासी दोनों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो जीडीपी-एमपी की जो है ये जो है अवधारणा होती है। एंड प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है, कुल जनसंख्या में से जितने राष्ट्रीय आय होता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की जो अवधारणा है, प्रति व्यक्ति आय को जो है देश के जो किसी भी देश से जो तुलना, एक देश का दूसरे देश से तुलना करने में, उस देश के जो विकास की स्थिति को मापने में, उस देश की समृद्धि दर को मापने में जो है प्रति व्यक्ति आय को जो है देखा जाता है। उस देश के विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश होने में जो उसके प्रति व्यक्ति आय का जो काफ़ी योगदान होता है। तो यह भी किसी भी देश की जो आर्थिक जो समृद्धि होती है, उसका जो है एक आर्थिक समृद्धि का जो एक मानक रूप में इसको देखा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय जो होता है, यह किसी भी प्रकार के जो है होने वाले जो है जनसंख्या में जो किसी भी प्रकार के जो है होने वाले परिवर्तन से जो इसको देखा जाता है। अगर किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ने से जो है उसमें जो है रोजगार की मांग बढ़ जाती है, संसाधनों के जो है डिमांड बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो उस देश की जो है प्रति व्यक्ति आय को जो देखा जाता है, नापा जाता है। तो इस प्रकार जैसे देखा जाए तो भारत जो अमेरिका को प्रति व्यक्ति आय है, उसका जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है सभी देशों से। तो इस वजह से वो विकसित देश की कैटेगरी में आता है, जबकि भारत जो है एक विकासशील देश की कैटेगरी में आता है। तो विकासशील जो देश होते हैं, भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय की जो है मतलब बाकी जो है विश्व की तुलना में जो है कम है, विश्व से अगर इसकी जो है तुलना की जाए तो। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जो जीडीपी होता है, वास्तविक जीडीपी, तो जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी मतलब किसी आधार वर्ष पर जो है
उस देश के जो है आधार वर्ष पर उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो है आधार वर्ष पर जो है उसकी गणना की जाती है। तो जो आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष जो वर्तमान में आधार वर्ष देखें तो आधार वर्ष 2011 है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं की जो स्थिर जो मूल्य होता है, जब स्थिर मूल्य की गणना जो होती है और जब आधार वर्ष पर की जाती है तो हम उसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं। जबकि एक होता है मौद्रिक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी में जो है वस्तुओं की जो गणना होती है कीमतों जो है चालू कीमतों पर की जाती है। तो इसमें जो है वस्तुओं सेवाओं की जो गणना होती है चालू कीमतों पर की जाती है, मतलब जो वर्ष चल रहा होता है। तो चालू कीमतों का जो है मतलब इसका मतलब होता है वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो ईयर चल रहा है उस पर जो है गणना करना। तो वो जो है जैसे कि 2024 जो है मौद्रिक जो है मौद्रिक जीडीपी की गणना में 2024 को लिया जाएगा। तो जो मौद्रिक जीडीपी है, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि जो है कई कारणों से हो सकती है। जैसे कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि वस्तुओं सेवाओं के जब उत्पादन में वृद्धि होगा और जो है चालू कीमतों में जब वृद्धि होगी तब जो है मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, जब चालू कीमतों में वृद्धि होगी तो। एंड जो है यदि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उत्पादन की प्रक्रिया में जो है उत्पादन की गणना जो है स्थिर रखा जाए तो भी जो है मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। एंड जो है जबकि इसी स्थिति में जो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि केवल तभी होगा जब जो है उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तभी जो उसमें वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो है वो आधार वर्ष पर आधारित है, आधार वर्ष पर। तो उसमें जो है उसके वर्ष में कोई परिवर्तन होगा तो उसमें जैसे 2024 में कोई गणना होगी, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वास्तविक जीडीपी में कोई जो है रियल जीडीपी पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है, उत्पादन में वृद्धि होती है तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हो सकता है। इस वजह से जो है जो वास्तविक जीडीपी में जितनी अधिक वृद्धि होगी, बाजार में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करने की जो क्षमता होगी वो और बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो ध्यान रखा जाता है कि वास्तविक जीडीपी जो है और मौद्रिक जीडीपी का जो संतुलन है वो बना रहे, क्योंकि दोनों ही जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं सेवाओं की गणना के लिए जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एंड इसी पर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी जो डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये जो है ये जो है एक मौद्रिक मुद्रास्फीति की गणना की जो एक विधि भी होती है। तो यह जो है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के जो है अनुपात होता है जीडीपी डिफ्लेटर, और यह दिखाता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जो जीडीपी में जो कितना परिवर्तन हो गया है। और यह जो मुद्रास्फीति की गणना की भी एक विधि होती है। मैंने मुद्रास्फीति की गणना में 2 विधियों की बात की थी, एक तो प्राइस इंडेक्स मेथड और दूसरा जो था वो जीडीपी डिफ्लेटर था। तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर जो है मुद्रास्फीति की गणना में इसका प्रयोग किया, क्योंकि जो है इसमें जीडीपी डिफ्लेटर में जो है कीमत जो सूचकांक विधि थी, प्राइस इंडेक्स मेथड है, उसकी तुलना में जो जीडीपी डिफ्लेटर की अगर गणना की जाती है, जीडीपी डिफ्लेटर के आधार पर जो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तो यह जो एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। क्योंकि जो है इसमें देश में उत्पादित सभी प्रकार के जो है देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो इस वजह से इसमें सभी तरह से जो है भारत की जो है ग्रोथ की जो है तुलना कर ली जाती है। जबकि जो है कीमत सूचकांक विधि में जो है केवल जो कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की ही जो गणना किया जाता है। तो इस वजह से जो है क्योंकि इसमें जो है देश में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया, जबकि जो है प्राइस इंडेक्स मेथड में कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं को जो शामिल किया जाए, जैसे मैंने बताया था प्राइस इंडेक्स मेथड में। तो प्राइस इंडेक्स मेथड में 3 प्रकार के विधियाँ होती हैं, WPI, CPI, NPPI। तो मैंने इनके बारे में बताया था कि इनमें जो कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं को जो है इसमें शामिल किया जाता है और उन्हीं की जो है गणना की जाती है, उन्हीं के आधार पर जो है मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। जो जीडीपी डिफ्लेटर जो एक अच्छा विकल्प हो जाता है मुद्रास्फीति की गणना करने में। एंड हम राष्ट्रीय आय के परिवर्तन की बात करें तो राष्ट्रीय आय में जो काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और जो है सिस्टम ऑफ नेशनल जो है अकाउंट्स जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो है एक यूएन की एजेंसी है, जिसने 2008 में जो एक सिफारिश लागू किया था, और उस सिफारिश में जो है अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की जो है समीक्षा करने के लिए जो है आय की गणना प्रस्तुत की गई थी कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की जो है गणना है, राष्ट्रीय आय की गणना में जो कुछ परिवर्तन किया जाएगा
ताकि जो है उसके जो है आय में बढ़ने की जो है संभावना हो। इसी प्रकार जो है इसके लिए आधार 2004-5 से बदल कर 2011-12 कर दिया गया। एंड इसमें जो है जब नई श्रृंखला इसमें शामिल हुई तो नई श्रृंखला में जीडीपी की जो गणना थी, जीडीपी की गणना साधन लागत पर ना करके जो है बाजार मूल्यों पर जो है करने की जो है करने का निर्णय किया गया। क्योंकि पहले जो है जीडीपी की जो गणना थी वो साधन लागत पर की थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में बाजार मूल्य पर जो है जीडीपी की गणना का जो है नया फॉर्मूला सामने आया है। इसी प्रकार जो है बाजार मूल्य पर जो है जीडीपी में केवल जीडीपी ही कहा जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो किसी भी प्रकार का जो है हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देखने को मिलता है। एंड जो जीडीपी के नियम में और परिवर्तन हुआ है, जैसे कि जो जीडीपी गणना की जो नई विधि सामने आई है, नई श्रृंखला जो सामने आई है, इसमें जो है अधिक पारदर्शिता होगी। तो अधिक पारदर्शिता होने की वजह से जो है किसी भी देश का जो रियल चेहरा होगा आर्थिक समृद्धि का, वो जो है सामने आ सकेगा, क्योंकि इसे एक पारदर्शी प्रक्रिया होगी। एंड जो है इसमें जो है हम इसकी फार्मूला की बात करें तो बेसिक जो है प्राइस पर जो है जो फैक्टर कॉस्ट होता है प्लस जो प्रोडक्शन टैक्स होता है, माने जो प्रोडक्शन सब्सिडी को जो घटा दिया जाता है, तो इससे जो है हमें जो मूल्य होता है, सामान्य मूल्य होता है, वो हमें प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय की जो गणना की जो है हमारे पास जो कई विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की जो 3 विधियां मौजूद हैं, आय विधि, व्यय विधि एंड जो है आय विधि, व्यय विधि एंड जो है उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि की बात करें तो उत्पाद विधि में जो है उत्पादन प्रक्रिया में जो है उत्पादन प्रक्रिया का जो विभिन्न स्तर होता है, विभिन्न स्तरों के द्वारा जो है किया गया जो मूल्य वर्धन होता है, उसका जो है योग इसमें शामिल होता है। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार के जो है इसमें जो है किसी भी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो शामिल किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की जो है दोहराव की समस्या नहीं होती। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है किसी भी देश के उत्पादन की प्रक्रिया में। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो आटा होता है, आटा को जो मिल में लिया जाता है, आटा एक कच्चा माल है। आटा भी एक जो मध्यवर्ती वस्तु है। गेहूँ जो है, गेहूँ कच्चा माल है। गेहूँ को जब मिल में ले जाया जाता है तो मिल में जो है वो आटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आटा जो है मध्यवर्ती वस्तु है। अब आटा से अगर कोई वस्तु बनाई जाती है और अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचती है, जैसे कि ब्रेड को बनाया जाता है आटे से, और उसको जो है जब अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है, उपभोक्ता उसको जो है उपभोग कर लेता है, तो इस वजह से वो जो है उसको जो है हम देश की जो है उत्पाद विधि में शामिल करते हैं। इसी प्रकार आय विधि में होता है। इस आय जो विधि होती है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है जो उत्पादन प्रक्रिया में जो कारक होते हैं, कारकों के द्वारा किसी भी कार्य को करने के उपरांत जो उनको आय प्राप्त होता है, आय किया जाता है, इसमें जो है निम्नलिखित आय शामिल होते हैं। जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि उत्पादन के जो है 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। इसी प्रकार जो है इसमें जो है राष्ट्रीय आय विधि में भूमि को आय प्राप्त होता है, श्रम को आय प्राप्त होता है, पूंजी को आय प्राप्त होता है, उद्यमी को आय प्राप्त होता है, एंड जो अन्य में आ जाएगा जो है असंगठित क्षेत्रों को प्राप्त है। तो इस प्रकार जो आय विधि की गणना में जो है उत्पादक के कारकों द्वारा जो कारक आय अर्जित की जाती है उसको शामिल किया जाता है। इसी प्रकार व्यय विधि की बात करें तो व्यय विधि में जो है इसमें जो है एक निश्चित अवधि में उत्पादन प्रक्रिया में जो है जो सभी अंतिम और सेवाओं पर जो है किए जाने वाले जो कुल व्यय होता है उसका जो है योग ज्ञात किया जाता है व्यय विधि में। तो व्यय विधि में जो है जो वस्तुओं सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है एक निश्चित अवधि में उसको शामिल किया। इसमें जो है कई प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, जैसे कि इस पर निजी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकार द्वारा किया गया व्यय एंड जो शुद्ध निर्यात। तो इस प्रकार जो है हम राष्ट्रीय आय की फार्मूला की बात करें तो राष्ट्रीय आय की फार्मूला जो बनती है निजी उपभोग व्यय प्लस सरकार द्वारा किया गया जो है उपभोग व्यय एंड जो है इसमें जो है निवेश व्यय शामिल होता है, और निवेश व्यय और इसमें जो आयात में से निर्यात को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमें जो है इस प्रकार जीडीपी प्राप्त होता है। एंड इसमें कई प्रकार के जो व्यय शामिल होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो है गणना की बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना जब होती है तो राष्ट्रीय आय गणना में कई ऐसे जो है वस्तु होते हैं, कई ऐसी सेवाएं होती हैं जिनको ये
कर दिया जाता है कि इनको राष्ट्रीय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन सी वस्तुएं सेवाएं हैं जिनको राष्ट्रीय की गणना में जो है शामिल नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता है। पहला तो मैंने जो हस्तांतरण आय बताया था। हस्तांतरण जो आय, हस्तांतरण को जो है किसी भी देश की जो है राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। उस देश के द्वारा जो पुरानी वस्तुओं से जो आय प्राप्त होती है, क्रय विक्रय किया जाता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। जो घर की जो औरतें होती हैं, गृहिणी जो होती हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उनको शामिल नहीं किया जाता है। और जो है जो विशुद्ध रूप से जो दिया गया वित्तीय लेन देन होता है, विशुद्ध रूप मतलब अदृश्य तरीके से, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। एंड जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है किया गया लेन देन भी इसमें शामिल नहीं होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब मुद्रा नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के जरिए जो है वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु खरीदी जाती थी। जैसे एक किसान के पास गेहूं है और उसको जो जूते की भी उसको जो गेहूं बेच कर जो उसको जूते खरीद रहे हैं, तो अब वो ऐसी व्यक्ति की तलाश करेगा जिसको गेहूं की ज़रूरत हो और वो अपने जूते भी देना चाहता हो, जूता भी बेच रहा हो और उसे गेहूं की भी ज़रूरत हो, तो वो जो ऐसे दुकानदार को तलाश करेगा। तो इस प्रकार जो इसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, क्योंकि जो इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को जो लिया जाता है, ना कि इसमें मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। एंड जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जो है कई सीमाएं भी मौजूद हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय का मापन जो है आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए जो है आवश्यक होता है, क्योंकि जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने के लिए हमें राष्ट्रीय आय को जो है मापने और उसको जो है उसके विश्लेषण करने की जो ज़रूरत पड़ती है, तथा मानव विकास का जो सूचक नहीं होता है। इसी प्रकार जो है जो राष्ट्रीय होता है इसको जो है मानव विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्योंकि जो इसका सिर्फ कार्य जो है समृद्धि करना होता है, उस देश की आर्थिक स्थिति सुधारना होता है, आर्थिक स्थिति में जो है को मापना होता है, ना कि विकास करना होता है। तो इसमें जो है विकास पर जो है मानव विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड जो है जीडीपी में जब होने वाली जो वृद्धि होती है वो जो है कल्याणकारी हो, जैसे कि अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो है जब जीडीपी की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जो है वो कल्याणकारी नहीं होती, क्योंकि जो है उसका सिर्फ जो है देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना होता है, आर्थिक स्थिति को जो है देखना होता है, ना कि वो असमान रूप से जो है कभी कभी जो है जो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय में जो कभी कभी असमान संसाधनों का वितरण हो जाता है, उससे असमानता पड़ जाती है देश में। तो इस प्रकार जो इसका कुछ हमें कुछ इसकी सीमाएं भी होती हैं, क्योंकि जो है यह इसमें जो है पहले तो विकास के लिए कुछ नहीं कर सकता है। एंड जो है जो जीडीपी की जो संरचना होती है वह हमेशा कल्याणकारी नहीं होती है, क्योंकि जो यदि देश में जो सुरक्षा उपकरणों में जो है उत्पादन में वृद्धि हो तो इससे जो है आर्थिक समृद्धि में जो है आर्थिक समृद्धि की जो दर होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, परंतु उत्पादन जो है मूल रूप से नागरिकों के जो है कल्याण में जो वृद्धि नहीं कर सकता है। इस वजह से जो है जो राष्ट्रीय आय होता है, जीडीपी होता है, ये जो है इसमें जो है लोगों के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास में जो है लोगों के राष्ट्रीय आय के साथ साथ उनके जो है आर्थिक विकास पर, उनके जीवन स्तर पर भी ध्यान दिया जाता है, उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। जैसे कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, इस प्रकार की जो कुपोषण, इस प्रकार की जो स्थिति है, इस प्रकार स्थिति को सुधार के भारत में से कम करके जो हम आर्थिक विकास कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। एंड एक होता है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय की बात करें तो यह जो परिवार के जो सभी स्रोतों से, परिवार को जो है सभी जो उसके जो स्रोत मतलब होता है स्रोत मतलब सभी जो स्रोत होते हैं, मतलब जिनके माध्यम से होता है वो जो उसके लिए उपयोगी होते हैं, तो सभी स्रोतों से इसमें जो है जब सभी स्रोतों से जो है इसमें प्राप्त आय का जो है कुल योग शामिल होता है। इसमें जो है कारक आय और जो है हस्तांतरण आय दोनों जो है शामिल किया जाता है, और राष्ट्रीय आय में जो हस्तांतरण आय नहीं शामिल किया जाता है इसमें। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि जो व्यक्तिगत आय में जो हस्तांतरण आय को शामिल किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत जो आय होता है उसमें सरकार के द्वारा जो उसको छात्रवृत्ति, उसको जो है वृद्धा पेंशन मिलता है, तो वो उसके व्यक्तिगत आय हो गया ना। तो व्यक्तिगत आय में हस्तांतरण आय को शामिल किया तो यह किया ही जाएगा। एंड जो एक होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, यह सूचकांक जो है एक निश्चित अवधि में जो है कुछ चयनित उद्योगों में जो है उत्पादन की प्रक्रिया को मापती है।
तो जो उद्योग होते हैं उत्पादन की प्रक्रिया का इसका मापन करती है। और यह जो औद्योगिक निष्पादन का जो पैमाना होता है, इसके अंतर्गत जो उद्योग होते हैं उद्योगों को इसमें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला तो विनिर्माण क्षेत्र, खनन और विद्युत के क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों में बात कर जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो है गणना की जाती है। एंड जो है इसकी जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की जो गणना होती है वो हर महीने की जाती है, मासिक आधार पर की जाती है। और इसकी जो गणना होती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा इसकी गणना की जाती है। और इसके लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 रखा गया है। तो इस प्रकार जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उद्देश्य जो होता है, देश में उत्पादन प्रक्रिया के उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी गणना करनी होती है। एंड कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कोर इंडस्ट्रीज जो होते हैं इनकी जो गणना होती है उत्पादन की गणना से होती है। तो इनकी उद्योगों के जो उत्पादन होती है उसकी गणना में जो है उसकी जो जानकारी मिलती है। और अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत संरचना होती है अर्थव्यवस्था की, उसमें जो कितना परिवर्तन होता है उसके आधार पर जो है इसकी गणना की जाती है। और जो है कोर उद्योगों में उत्पादन में जो परिवर्तन की जो गणना होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है। एंड जो है इसकी जो गणना होती है इसकी गणना भी जो है आधार वर्ष पर की जाती है। 2011-12 के द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है। और इसकी गणना जो हर 6 महीने पर की जाती है जैसे कि। और इसमें जो कुछ चुनिंदा उद्योगों को शामिल किया गया है जिन उद्योगों पर जो है ये कोर इंडस्ट्रियल जो रिपोर्ट है गणना है वो आता है। जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, विद्युत, सीमेंट, इस प्रकार की जो औद्योगिक जो वस्तुएं हैं इन सभी को जो है इसमें शामिल किया जाता है। एंड हम किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक मंदी से रिकवरी की बात करें तो आर्थिक मंदी से रिकवरी के जो है का संकेत जो होता है हमें जो है कई चीज़ों को देखकर जो हमें ये संकेत मिलता है कि हम आर्थिक मंदी से जो रिकवरी कर रहे हैं। जैसे कि जो उस देश की जो आयात निर्यात की जो स्थिति होती है, हम उस देश के आयात निर्यात की स्थिति से जो उसके हम किसी भी मंदी की रिकवरी को देख सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो भारत जो है वर्तमान समय 2024 में देखें तो भारत बहुत ही तेज़ी से जो है अपनी कोविड-19 महामारी के दौरान की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जो बहुत तेज़ी से रिकवरी किया है। तो उसके जो है भारत की रिकवरी को हम उसके आयात निर्यात की स्थिति से देख सकते हैं कि 2020 में उसके आयात निर्यात की स्थिति क्या थी और वह 2024 में क्या है। तो उससे हम आराम से अच्छे से पता लगा सकते हैं कि भारत ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया है। एंड सरकारी जो है अंतिम उपयोग जो व्यय होता है उसको हम देख सकते हैं। एंड इसमें जो रेलवे का जो माल भाड़ा होता है उसको हम देख सकते हैं। इसमें जो जीएसटी का संग्रह को देख सकते हैं। इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो है परिवर्तन को देख सकते हैं। एंड जो है निजी उपभोग व्यय के आधार पर जो हम किसी भी देश की जो रिकवरी की गणना कर सकते हैं, रिकवरी को देख सकते हैं। जीडीपी की जो आर्थिक समृद्धि दर होती है, जीडीपी की आर्थिक समृद्धि दर को हम देख कर जो है किसी भी देश के मंदी से रिकवरी को हम समझ सकते हैं। एंड इसी प्रकार जो है उस देश के जो है और राष्ट्रीय आय को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मदद से जो उस देश की रिकवरी को जो है समझा जा सकता है कि उस देश ने कितनी रिकवरी की है अपने आर्थिक मंदी से लेकर आज तक है। तो इस प्रकार जो हम किसी भी देश की जो है एंड नेक्स्ट मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास जो रिपोर्ट होता है, मानव विकास का अर्थ होता है कि जो मानवीय विकल्प होते हैं, मानवीय जो क्रियाएं होती हैं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी जो होती है सभी जो है सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराकर जो यह एक व्यापक अवधारणा होती है जिसमें सभी मानव को जो है सभी मानव की जो है विकास पर ध्यान केंद्रित करके जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जो इसमें मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य को भी जो इसमें शामिल किया जाता है, जिसके आधार पर जो है उस देश की जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव विकास रिपोर्ट का मापन जो है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रकाशित होने वाली जो है प्रतिवर्ष जो है यह प्रकाशित करती है। और यह जो मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा जो है किया जाता है इसके अंतर्गत जो मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो है विभिन्न देशों के साथ जो मानव विकास की स्थिति का उपलब्ध किया जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के देशों की जो है उसकी जो विकास की स्थिति होती है वो इसमें शामिल होती है और उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। एंड
एंड इसमें जो है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन को ज्ञान और जीवन यापन का जो है सब मानव को जो है इसमें 3 आयाम शामिल होते हैं और 3 सूचक शामिल होते हैं, जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, GNI प्रति व्यक्ति आय, एंड जो स्कूल वर्ष स्कूल में बिताए गए औसत वर्ष को जो इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो कारक आय और जो है आयाम और सूचक जो है इसमें शामिल होते हैं। एंड इसी प्रकार जो एक खुशहाली रिपोर्ट भी आता है UNDP के द्वारा, मानव विकास खुशहाली रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो है उस देश की जो है गरीबी को टारगेट किया जाता है, उस देश की गरीबी और कुपोषण को शामिल किया जाता है, क्योंकि जो है किसी भी देश की हम खुशहाली का जो पता है, खुशहाली का जो अनुमान है, वो हम उसके देश में गरीबी को ही देख सकते हैं। गरीबी के आधार पर हम उसके देश की जो खुशी को पहचान सकते हैं। अगर उस देश में गरीबी नहीं है, गरीबी कम है, तो मानो उस देश खुश है। लेकिन अगर गरीबी विद्यमान है, कुपोषण विद्यमान है, असमानता विद्यमान है, तो वो देश खुश नहीं है, उसको हम खुश देश नहीं मान सकते हैं। तो इस वजह से जो है जब मानव विकास खुशहाली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो जो फिनलैंड ही एक ऐसा देश है जो हर वर्ष जो है हर बार जो है प्रथम स्थान हासिल करता है एक खुश देश में, खुशहाली वाले देश में। फिनलैंड वैसे एक छोटा सा देश है, लेकिन जो है ये एक विश्व में सबसे खुशहाल देश है। इसी प्रकार जो भारत जो है, भारत की रैंकिंग जो होती है वो 40 रहती है। भारत में जो गरीबी बहुत अधिक है, और गरीबी बढ़ने का जो एक मूल कारण जो है ये है कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि से जो है संसाधनों की मांग बढ़ रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जो है मांगें बढ़ रही हैं, लोगों की मांगों के हिसाब से जो आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है, आपूर्ति नहीं पहुंच पाने की वजह से जो उनको गरीबी में जो है लोग चले जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है गरीबी जो होता है, गरीबी से जो असमानता में वृद्धि होती है, असमानता से वृद्धि होती है तो लोगों का जीवन स्तर नीचे चला जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैदेशिक क्षेत्र जो चैप्टर है, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। तो जो वैदेशिक क्षेत्र होता है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसमें वैदेशिक क्षेत्र को 3 आधारों पर बांट कर जो देखा जाता है, भुगतान शेष एंड विदेशी विनिमय दर और विदेशी व्यापार, इन 3 स्तरों पर जो उसके वैदेशिक क्षेत्र को देखा जाता है। तो जो वैदेशिक क्षेत्र होता है, वैदेशिक क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है, मतलब एक देश जब देश के अन्य देशों से व्यापार करता है, चीज़ें वस्तुएं खरीदता है, बेचता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है किसी भी देश की जो है आर्थिक जो समृद्धि होती है, उसका जो एक इंजन के रूप में होता है, क्योंकि उस देश की आर्थिक समृद्धि तभी होगी जब उसमें जो है आपूर्ति हो मांग के अनुसार जो है। तो यही जो है इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का जो युग है, इसमें संसाधनों की गतिशीलता जो है उस पर जो है निर्भर करता है। एंड संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करने के लिए जो है यह आवश्यक होता है कि देश जो है, देश को सभी आर्थिक जो है क्रियाएं जो है जिनमें विदेशी मुद्रा के द्वारा जो है लेन देन किया जाता है, उसको जो हम एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो शेष विश्व के साथ यानी विश्व के देशों के साथ जो लेन देन किया जाता है, पैसे का लेन देन किया जाता है, जो वस्तु सेवाओं की खरीद की जाती है, जैसे आयात किया जाता है, किसी देश से सामान लाया जाता है एक देश से दूसरे देश में, तो हम उसको जो है वैदेशिक क्षेत्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट भुगतान शेष BOP की बात करें, बैलेंस ऑफ जो है पेमेंट की बात करें, तो BOP जो होता है यह एक जो है निश्चित अवधि जो होती है, 1 वर्ष 6 महीने, मतलब अवधि निश्चित होती है। तो यह किसी भी एक निश्चित वर्ष में जो है किसी देश का जो है शेष विश्व के साथ किए जाने वाले जो मौद्रिक लेन देन होते हैं, मौद्रिक लेन देन का जो विवरण होता है, रिकॉर्ड होता है, जिसमें जो है उस रिकॉर्ड मौद्रिक जो लेन देन किए जाते हैं पैसे से, उस रिकॉर्ड को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब ये जो देश के जो निवासी होते हैं, देश के निवासियों द्वारा विश्व के साथ एक नियत अवधि में जो किए जाने वाले लेन देन का जो है व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है BOP में वे सभी रिकॉर्ड्स होते हैं जो एक देश दूसरे देश से जो है लेन देन किया है। एंड जो है इसमें जो है इसका जो BOP का जो ब्यूरो होता है, इसमें निम्नलिखित प्रकार के जो बिंदुओं से संबंधित होता है, जैसे कि वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात,
जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है तो उसमें लेन देन किया जाता है, उसमें एक व्यवस्थित लेन देन किया जाता है, पैसे का लेन देन किया जैसे कि भारत जो है किसी दूसरे देश से आयात करेगा तो वो उसको जो है वो उसको जो है विदेशी मुद्रा प्रदान करेगा, उस आयात के बदले उसको पैसे देगा, तो वो जो है उसको इसमें शामिल किया जाए, रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड परिसंपत्तियों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय किया जाता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें ऋण, निवेश, रेमिटेंस सबका रिकॉर्ड इसमें शामिल होता है। ऋण मतलब भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण लेता है, भारत को जब ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वो दूसरे देशों से ऋण लेता है। ऋण, निवेश की बात करें तो इन्वेस्ट करना, विश्व में इन्वेस्ट करना, विश्व के देशों के साथ इन्वेस्ट करना। रेमिटेंस का मतलब होता है कि भारत का ही नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर जो है पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, रह रहा है, तो उसके द्वारा जो भारत में पैसे भेजे जाएंगे वो उस देश का रेमिटेंस, वो इसी को रेमिटेंस कहते हैं, मतलब पैसे का वापस आना। तो ये सभी जो लेन देन होता है इन सभी का लेखांकन जो होता है डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा जो इन सभी का लेखांकन किया जाता है। अर्थात आर्थिक लेन देन को जो है हम डेबिट और क्रेडिट जो है डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में जो इसको हम देखते हैं। मतलब अगर हम डेबिट मतलब अगर हम अपने देश से पैसे जो होते हैं आर्थिक व्यवहार जब होता है, आर्थिक व्यवहार के कारण जिनके कारण विदेशी मुद्रा जो होती है वो विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाती है तो उसको जो है हम डेबिट पक्ष कहते हैं। क्योंकि जब भारत जो है जैसे कि वस्तुओं सेवाओं का आयात, तो भारत किसी चीज़ का आयात करता है, जैसे कि चाइना से अगर वो खिलौने का आयात कर रहा है तो उसको जो है विदेशी मुद्रा में जो है पैसे का भुगतान करेगा, भारतीय रुपये में वो नहीं लेंगे, विदेशी मुद्रा में। तो इस वजह से जो है भारत का जो है ये डेबिट पक्ष हो गया, मतलब ये जो है डेबिट किया, किसी दूसरे को दिया। एंड क्रेडिट जो होता है यह जो है आर्थिक व्यापार में जो है जिसके कारण विदेशी मुद्रा जो होती है वो प्राप्त की जाती है, उसको हम क्रेडिट पक्ष कहते हैं। जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं का जब निर्यात किया जाता है, जैसे कि भारत अपने देश से जो है दाल जो है अमेरिका को दे रहा है, अमेरिका इसको खरीद रहा है भारत से, तो भारत को जो अमेरिका उसके बदले जो है भुगतान करेगा, पैसे देगा, तो ये जो है क्रेडिट पक्ष हो गया। तो इसको हम क्रेडिट और डेबिट में जो है इसको समझते हैं। जो भुगतान शेष होता है, भुगतान शेष की संरचना जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक करेंट अकाउंट जो होता है चालू खाता, एक जो है पूंजी खाता होता है। तो जो चालू खाता होता है, चालू खाते में यह खाता जो होता है इसमें जो है दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं, दोनों प्रकार की मदें शामिल होती हैं। और ये जो है आयात और निर्यात से संबंधित होता है चालू खाता। जब आयात निर्यात किया जाए उसी से शामिल होता है। इसके अंतर्गत जो है वस्तुओं, सेवाओं एवं चालू हस्तांतरण के लेन देन का रिकॉर्ड जो इसमें रखा जाता है। एंड दृश्य जो मद हैं, दृश्य मदों का तात्पर्य जो होता है उन मदों से होता है जिन्हें जो है पोर्ट पर जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाहों पर जो वस्तुएं भेजी जाती हैं एक देश से दूसरे देश में जो पहुंचाई जाती हैं, तो उसको जो बंदरगाह होती है उस पर रिकॉर्ड किया जा सके, उनको जो है दृश्य मदें कहते हैं। जबकि अदृश्य जो मदें होती हैं जैसे कि सेवा जो होती है, सेवा को भौतिक रूप से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, सेवा अदृश्य मद है। जबकि वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुओं को भौतिक रूप से जो उनको रिकॉर्ड और गिना जा सकता है, जबकि जो है सेवा को नहीं। इसी प्रकार चालू खाते की संरचना की बात करें, चालू खाता जो होता है दृश्य खाता या व्यापार खाता। चालू खाता 2 प्रकार का होता है, एक दृश्य खाता होता है जिसको हम व्यापार खाता भी कहते हैं, दूसरा जो है अदृश्य खाता होता है। अदृश्य खाता में कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं और चालू हस्तांतरण जो है इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो है चालू खाते की जो संरचना होती है वो जो है दो तरह से होती है, दृश्य और अदृश्य। और हम जो है दृश्य मदों की बात करें तो दृश्य जो मद है, दृश्य जो खाता है ये जो है दृश्य मदों के आयात निर्यात से संबंधित होता है। जिस दृश्य मदों के आयात निर्यात को जो है मर्चेंटाइल व्यापार भी कहते हैं। मर्चेंटाइल मतलब कि वस्तुओं को। तो दृश्य जो खाते होती हैं इनमें जो 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। दृश्य मतलब वस्तुएं जो होती हैं वो दृश्य मदें होती हैं। एंड जैसे कि व्यापार खाते की जो है 3 स्थितियाँ होती हैं। एक तो होता है व्यापार अधिशेष, एक तो होता है व्यापार घाटा और एक होता है व्यापार संतुलन। व्यापार अधिशेष मतलब कि व्यापार अधिशेष में ये होता है कि देश का जो
निर्यात होता है वो आयात से अधिक होता है। जब भारत का जो है निर्यात जो होता है वो आयात से अधिक हो जाता है, उसको जो है व्यापार अधिशेष कहते हैं। व्यापार अधिशेष, भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। निर्यात मतलब होता है जब भारत अपने देश से सामान जो है किसी दूसरे देश को बेचेगा तो वो जो है निर्यात हो गया। और जब किसी दूसरे देश से अपने देश में जो है वस्तुएं खरीदेगा तो उसको जो है हम आयात कहते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है व्यापार अधिशेष में ये होता है। और व्यापार जो है घाटा में ये होता है कि व्यापार घाटा में जब आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाती है, जब भारत को जो है दूसरे देश से सामान ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, और निर्यात ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, तो इसको जो है व्यापार घाटा कहते हैं। व्यापार घाटा की स्थिति में भारत, और व्यापार संतुलन मतलब आयात और निर्यात का जो है दोनों बराबर होते हैं, तो इसको व्यापार संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो जो है जो अदृश्य खाता होता है, अदृश्य खाता में जो है यह अदृश्य मदों के व्यापार से संबंधित होता है। इसके अदृश्य मदों के अंतर्गत जो है कई प्रकार के बिंदु शामिल, जैसे कि कारक सेवाएं। जो कारक सेवाएं होती हैं, जो कारक आय कारक उत्पादन के कारकों द्वारा जो आय प्राप्त किया जाता है उसको जो है हम उनके द्वारा जो प्राप्त जो है कारक सेवाएं कहते हैं। जैसे कि कर्मचारियों का जो है मिलने वाले जो है पारिश्रमिक, ये जो है कारक जो है सेवाएं हो गई। गैर कारक सेवाएं में जो है, इसमें जो गैर कारक सेवाओं को जो प्राप्त राजस्व से संबंधित होता है, जैसे कि बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां आदि को जो है प्राप्त जो राजस्व होता है उसको जो हम गैर कारक आय कहते हैं। मैंने बताया था कारक 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो गैर कारक में जो है बीमा कंपनियां आ जाती हैं। चालू हस्तांतरण में जो इसका जो अभिप्राय होता है मूल्य के जो हस्तांतरण से होता है, और यह एक जो है पक्षीय भुगतान होता है, जैसे कि रेमिटेंस, अनुदान। तो ये जो है चालू हस्तांतरण होता है जो एक पक्ष के द्वारा भुगतान किया जाता है। रेमिटेंस जो भारत के जो व्यक्ति होते हैं, भारत के निवासी जो होते हैं, वो किसी दूसरे देश में रहकर जो आय अर्जित करते हैं और भारत में जो पैसे भेजते हैं, जो चाहे अपने परिवार को, चाहे देश के लिए, चाहे अब भारत के खाते में रखते हैं, तो वो जो उनका वो रेमिटेंस हो गया भारत के लिए। और अनुदान मतलब होता है, अनुदान मतलब कोई देश जो है किसी दूसरे देश को जो है पैसे दे दिया, और वो उसे पैसे नहीं लेगा, मतलब दान कर दिया, उसी को हम अनुदान कहते हैं, जो कि ऋण के रूप में नहीं, एक जो है दान के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो अदृश्य खाते का जो शेष होता है, इसमें जो कारक सेवाओं का शेष, गैर कारक सेवाओं का शेष और प्लस चालू हस्तांतरण को जो है चालू हस्तांतरण का शेष जो है शामिल किया जाता है। जबकि जो चालू खाते का शेष में जो है व्यापार शेष और प्लस अदृश्य शेष जो है 2 प्रकार के शामिल होते हैं। व्यापार शेष जो है दृश्य शेष को ही हम व्यापार शेष कहते हैं। तो दृश्य शेष और अदृश्य शेष जो है व्यापार चालू खाते के शेष में शामिल होते हैं। तो चालू खाते शेष की जो स्थिति 3 स्थितियाँ हो सकती है चालू खाते शेष की, एक धनात्मक हो सकती है, एक ऋणात्मक हो सकती है, एक संतुलित हो सकती है। धनात्मक जो है कुल निर्यात जो आयात से अधिक हो जाएगा, धनात्मक जब स्थिति बनेगी तो निर्यात हो जाएगा, आयात से अधिक हो जाएगा, इसको हम चालू खाते का आधिक्य की स्थिति कहेंगे। ऋणात्मक में आयात जो होगा निर्यात से अधिक हो जाएगा, इसको हम चालू खाता घाटा कहेंगे, CAD। एंड संतुलन की स्थिति में जो है आयात और निर्यात दोनों बराबर की स्थिति में रहेंगे। तो CAD की बात करें चालू खाता घाटा की, तो इसमें जो है कुल आयात मूल्य माइनस जो है कुल निर्यात मूल्य को जो है में अंतर को जो है देखा जाता है। एंड जो है चालू खाते घाटे में जो है वृद्धि के कारणों की बात करें तो चालू खाता घाटा में जो वृद्धि होता है, चालू खाते में वृद्धि 2 कारणों से होता है, एक आयात बिल में वृद्धि से होता है, एक निर्यात बिल में कमी से होता है। चालू खाता घाटा में जब आयात अधिक हो जाता है निर्यात से, तो उसको हम चालू घाटा की स्थिति कहते हैं। तो चालू खाता घाटा जो एक जब आयात बिल में वृद्धि हो जाती है और निर्यात बिल में कमी आ जाती है, तो उससे जो चालू खाता घाटा 2 कारणों से इसमें वृद्धि होती है। तो आयात बिल में वृद्धि कैसे होती है? आयात बिल में वृद्धि जो वस्तुओं सेवाओं की आयात में वृद्धि हो जाती है, तो उससे जो आयात बिल में वृद्धि हो जाती है, मतलब शेष विश्व से जो है दूसरे देशों से जो वस्तुओं सेवाओं को खरीदना जो है काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इस स्थिति में जो है आयात बिल बढ़ जाता है। एंड जो है कच्चे तेल जो होते हैं, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो उससे देश के आयात बिल में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जो भारत एक ऐसा देश है जो कच्चे तेल का सबसे अधिक जो है आयात करता है दूसरे देशों से, ईरान से, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया। एंड जो है लेकिन तब जब
विश्व के द्वारा जो है, उन देशों के द्वारा जब कच्चे तेल की कीमतों बढ़ा दी जाती हैं तो भारत को जो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इससे जो आयात में वृद्धि हो जाती है तो सीएटी बढ़ जाता है। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर जो आपूर्ति संबंधी जो बाधाएं होती हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो आपूर्ति संबंधी बाधाएं मतलब देशों के द्वारा जो है जो लागत होती है वो लगा दी जाती है। एंड जो भू राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं उनके कारण भी आपूर्ति में जो है कमी आ जाती है। कई बार जो ऐसे समझौते और ऐसे कई प्रकार विश्व युद्ध हो कई प्रकार के युद्ध, जैसे कि रूस यूक्रेन का हो गया, तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो देश का जो आयात बिल होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। एंड निर्यात बिल में कमी की कैसे होता है, तो इसकी बात करें तो वस्तुओं सेवाओं की जो निर्यात में कमी होती है तो निर्यात बिल में कमी आ जाती है। क्योंकि जो है निर्यात बिल में कमी ऐसे ही आती है क्योंकि वो उस देश में उत्पादन करने की जो लागत होती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। तो उत्पादन करने की लागत जब अधिक होती है तो देश को दूसरे देशों से आयात करना ज़्यादा अच्छा विकल्प लगता है। तो इस वजह से जो है निर्यात बिल में कमी आ जाती है। और जो वैश्विक मंदी की जो स्थिति उत्पन्न होती है तो वैश्विक मंदी की स्थिति में जो है निर्यात बिल में कमी आ जाती है। घरेलू उत्पाद में जब गिरावट उत्पन्न होती है तो भी जो है, क्योंकि जब घरेलू उत्पादन में गिरावट उत्पन्न होगी तो देश को जो है दूसरे देशों से आयात करने के लिए मजबूर होगा, तो उससे जो है निर्यात करने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। एंड वैश्विक स्तर पर कठोर प्रतिस्पर्धा जब होगा तो आयात में वृद्धि हो जाएगी। एंड आयात में वृद्धि हो जाएगी, निर्यात में कमी आ जाएगी। एंड जो है निर्यात जो आधारभूत जो संरचना होगी उसमें कमी के कारण भी जो है निर्यात बिल में कमी आ सकती है। एंड खराब लॉजिस्टिक व्यवस्था जो होगी, खराब लॉजिस्टिक जो व्यवस्था के कारण निर्यात बिल में कमी आ सकती है। तो इन सभी कारणों से जो है चालू खाता घाटे में जो है वृद्धि होता है। इन सभी कारणों से, एक तो आयात बिल में वृद्धि से, निर्यात बिल में कमी से। चालू खाते घाटे पर नियंत्रण के उपाय की बात करें तो चालू घाटे पर नियंत्रण जो होता है दो तरह से जो इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं। एक तो आयात बिल पर नियंत्रण करके और एक जो है निर्यात बिल में वृद्धि करके। तो आयात बिल पर नियंत्रण करके जो हम चालू खाते घाटे का को जो है सही कर सकते हैं। जैसे आयात बिल पर हम नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। आयात बिल पर नियंत्रण जैसे कि भारत में ऊर्जा के जो है गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोत के उपयोग को बढ़ाया दिया जा सके। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत मतलब सौर ऊर्जा हो गया। इस प्रकार के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उनको बढ़ावा दिया जा सके। एंड निर्यात बिल में जो है हम वृद्धि कर सकते हैं। निर्यात अनुकूल घरेलू जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करके, मतलब कि ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाए घरेलू स्तर पर जिनको हमें दूसरे देशों से जो है ऐसा उत्पादन कर सकें कि हम उसको जो है दूसरे देशों में निर्यात कर सकें। तो ऐसे वस्तुओं का इतनी संख्या में उत्पादन किया जाए। एंड जो उपभोग वस्तुएं होती है, उपभोग वस्तुओं के आयात में जो है आयात पर नियंत्रण करके जो है हम आयात बिल में जो है कमी कर सकते हैं। क्योंकि जो वस्तुएं जो होती हैं जिनको हम उपभोग कर सकते हैं, अपने ही देश में जो है उनको बना सकते हैं, तो उन वस्तुओं के जो है आयात पर नियंत्रण लगाया जाए और अपने ही देश में ही उत्पादन करने का जो है क्षमता विकसित किया जाए, आत्मनिर्भर बना जाए। एंड आयात बाधाओं के जो है माध्यम से आयात पर नियंत्रण रखा जा सकता है। क्योंकि आयात कैसे होता है, सरकार अगर आयात पर जो है टैक्स आयात बिल को बढ़ा देती है तो उससे धीरे धीरे आयात में कमी आ जाएगी। अरे जैसे कि ट्रैफिक टैक्स, नॉन ट्रैफिक टैक्स, इस प्रकार जो ट्रैफिक टैक्स को बढ़ाकर जो है भारत जो है आयात पर प्रतिबंध लगाकर जो है आयात बिल में कमी कर सकती है। और निर्यात में जो है जो विविधता आती है, निर्यात में विविधता की वजह से भी इसमें वृद्धि की जा सकती है। एंड निर्यात के लिए जो है सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति तब होती है जब जो है भारत जो है अधिक से अधिक उत्पादन करे। एंड जो है जो लॉजिस्टिक तंत्र की गुणवत्ता में सुधार करके जो है निर्यात लागत में कमी की जा सकती है। लॉजिस्टिक सिस्टम मतलब कि वस्तुओं सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है तो उसमें जो है कम समय लगे, गुणवत्तापूर्ण हो, किसी प्रकार की जो उसमें कमी ना हो, तो इसी को लॉजिस्टिक सिस्टम कहते हैं।
एंड हम पूंजी खाता की बात करें, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट की बात करें तो भुगतान शेष का जो है वह हिस्सा जो निवासियों और शेष विश्व के जो है मध्य किए जाने वाले उन जो है सभी आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि जिसमें जो है परिसंपत्तियों के स्वामित्व में जो है परिवर्तन किया जाता है, जो परिसंपत्तियों के अपने अधिकार होते हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है। एंड जो पूंजी खाता होता है, पूंजी खाता पूंजीगत वस्तुओं के लेन देन से संबंधित न होकर जो है पूंजी के जो है प्रवाह से संबंधित होता है। इसमें जो है पूंजी के प्रवाह को ध्यान में रखा जाता है एंड जो इसमें जो है सभी आर्थिक लेन देन को जो है उस देश के सभी आर्थिक लेन देन को जो है शामिल किया जाता है। एंड पूंजी खाते की संरचना की बात करें तो पूंजी खाते की संरचना जो है 3 प्रकार की होती है। एक विदेशी निवेश होता है, एक उधार होता है और एक अन्य जमाएं होती हैं। विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश आ जाता है, एफडीआई और एफपीआई आ जाता है। उधार में आ जाता है बाहरी वाणिज्यिक उधार हो जाता है, एक बाहरी सहायता हो जाता है एंड एक जो है अन्य जमाएं में आ जाता है, एनआरआई जमाएं हो जाते हैं, बैंकिंग पूंजी हो जाती है, अल्पकालिक व्यापार जमाएं हो जाती है और अन्य प्रवाह हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ओवरऑल जो पूंजी खाते की संरचना होती है, पूंजी खाते की संरचना जो है काफ़ी व्यापक होती है चालू खाते से। एंड जो है इन सभी जो आर्थिक लेन देन होता है, इन सभी आर्थिक लेन देन को जो है हम जो है टिनफो अथवा जो है आउटफ्लो इनफ्लो अथवा आउटफ्लो के रूप में जो है इनको जो है व्यक्त किया जाता है, इनको दर्शाया जाता है तथा दोनों की योग से जो पूंजी खाते का शेष ज्ञात किया जाता है, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। तो पूंजी खाते का इसकी जो गणना होती है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो जब भुगतान संतुलन का जो चालू खाता हो जाए, चालू खाता जब शुद्ध निर्यात के कारण जो है राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि पूंजी खाता जो होता है पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन को दिखाता है। तो इसी प्रकार जो चालू खाते जो होता है चालू खाता सकारात्मक संकेत जो है उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि का संकेत देता है, जबकि जो पूंजी खाता होता है पूंजी खाता का सकारात्मक शेष जो है सेवाओं में वृद्धि, देयताओं में वृद्धि को दर्शाता है। तो इस प्रकार कभी कभी हम देखते हैं कि व्यापार घाटे में वृद्धि जो होती है अर्थव्यवस्था के जो है लिए सकारात्मक हो सकती है, लेकिन मुख्यतः यही देखा जाता है कि व्यापार घाटे में जो वृद्धि होती है तो यह पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि के कारण हो सकती है। तो इस वजह से भुगतान शेष जो है के जो 3 घटक होते हैं, एक चालू खाता का शेष होता है, एक पूंजी खाता का शेष होता है, एक जो है भूल चूक होता है। भूल चूक जो है सांख्यिकीय अंतर के कारण जो है भूल चूक हो जाता है। एंड एक होता है सरकारी निधि खाता। सरकारी निधि खाता की बात करें तो सरकारी निधि खाता होता है, इसमें जो भुगतान शेष का जो संपूर्ण शेष होता है आरबीआई के जो है सरकारी निधि खाते में जो है दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। एंड जो है क्योंकि भारत में जो है विदेशी मुद्रा के जो कारकों का संरक्षण जो है आरबीआई करता है। एंड जो है यदि सरकारी निधि खाते को जो है भुगतान शेष के जो है एक भाग के रूप में जो दिखाया जाता है तो भुगतान से जो है सदैव जो है संतुलित रहता है। एंड इसी से जो है भुगतान शेष की जो है संतुलित करने की जो उद्देश्य है सरकारी कोष में वृद्धि के ऋणात्मक चिन्ह को दिखाती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार जो है सरकारी निधि खाता में जो है सरकारी निधि खाता जो होता है देश का जो भुगतान संतुलन होता है, चालू खाता पूंजी खाता उन सभी को जो है दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। एंड तो सरकारी निधि खाता जो होता है तो एक होता है जो स्वायत्त मध्य होती है। इसमें स्वायत्त मध्य का तात्पर्य जो है आर्थिक लेन देन से होता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य जो होता है लाभ अर्जित करना होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इनको जो है हम एबव द लाइफ आइटम भी कहते हैं।
एंड एक जो होता है समायोजक मध्य होती है। समायोजक मध्य में भी जो है समायोजक मध्य में जो लाभ के विचार से लाभ के विचार से स्वतंत्र होता है। समायोजक मध्य में कोई किसी प्रकार का लाभ शामिल नहीं होता है एंड इनका जो उद्देश्य जो है समस्त गणना का जो है समायोजन करना होता है। इन्हें जो है हम बिलो ऑफ द लाइव आइटम भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो हम इस आधार पर जो है इसकी गणना कर सकते हैं। एंड जो विदेशी विनिमय दर होता है, विदेशी विनिमय दर की बात करें तो विदेशी विनिमय का तात्पर्य जो होता है विदेशी मुद्रा से होता है, विदेशी मुद्रा की स्थिति से होता है किसी देश में। एंड वह दौर जो है जिस पर विदेशी मुद्रा के लिए जो है घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा को में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहलाती है। एंड यह जो होता है घरेलू मुद्रा के रूप में जो है घरेलू मुद्रा के रूप में भुगतान की जाती है। एंड ये जो है अभी भुगतान की जाने वाली कीमत होती है विदेशी मुद्रा की एक इकाई जो है खरीदने के लिए उपयोग में लाई जाती है। एंड इस प्रकार जो विदेशी विनिमय दर जो होता है, विदेशी विनिमय दर जो होता है मुद्राओं के मध्य जो है विनिमय के अनुपात को दर्शाता है। इसको जो है डॉलर में दर्शाया, जैसे कि $1 का मूल्य जो होता है 80 रुपये है वर्तमान में। तो इस वजह से जो इसमें जो विदेशी विनिमय दर जो है किसी देश के विदेशी मुद्रा की जो है किसी देश में स्थिति को देखा जाता है। एंड उस विदेशी मुद्रा के जो है यानी डॉलर का मूल्य क्या है और उसके लिए कितना भारतीय मुद्रा चुकाना है, तो उस स्थिति को जो है इसमें देखा जाता है।